अब सेक्शन नंबर 18 के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ वाइफ के बारे में बात करी गई है। आपको यहाँ पे याद रखना है फ्रॉम पीटीज पॉइंट ऑफ व्यू कि सेक्शन नंबर 18 ऑफ हामा जो है हमारा हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, यहाँ पे आपको मेंटेनेंस ऑफ वाइफ के बारे में बात करी गई है। ओके, हमने देखा था कि हिंदू मैरिज एक्ट जो था वहां पे भी मेंटेनेंस की बात हो रही थी, एंड साथ साथ में सेक्शन नंबर 125 ऑफ सीआरपीसी जो है वहां पे भी मेंटेनेंस की बात हो रही थी। आगे जाके आप देखोगे कि सेक्शन नंबर 144 ऑफ बीएनएसएस जो है, जो नई सीआरपीसी हमारी आई है, वहां पे भी मेंटेनेंस की बात हो रही है। ओके, अब सेक्शन नंबर 18 में बोला हुआ है कि जब तक वाइफ जिंदा है, जब तक वाइफ जिंदा है तब तक हस्बैंड को वाइफ को मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहां पे लिखा हुआ है कि वाइफ के पास उसके लाइफ टर्म का राइट है कि उसको मेंटेनेंस का उसके लाइफ टर्म में अधिकार है हस्बैंड से। पीटी में पूछ लेते हैं कि एक वाइफ को कब तक हस्बैंड से मेंटेनेंस का राइट है, तो आप यही टिक करोगे कि जब तक वाइफ जिंदा है तब तक उसको मेंटेनेंस मिलती रहेगी। अब क्लॉज 2 पे हम आते हैं। यहां पे हमको कुछ कंडीशंस गिवन है। अगर इन कंडीशंस का फुलफिलमेंट होता है तो इन दिस केस अगर वाइफ जो है ये अलग भी रह रही है, ये हस्बैंड से सेपरेटली भी रह रही है, तो भी आप इसको मेंटेनेंस दोगे। फर्स्ट इसमें लिखा हुआ है कि अगर हस्बैंड ने वाइफ को डिजर्ट कर दिया है, यानी इसको जो वाइफ है इसको अकेला छोड़ दिया है विदाउट हर विशेस, तो इन दिस केस आप वाइफ को अलग रहने के लिए बोल सकते हो, एंड साथ ही हस्बैंड को आप ऑर्डर कर सकते हो कि वो मेंटेनेंस दे। ओके, सेकंड इसका बोलता है कि अगर हस्बैंड ने वाइफ के ऊपर क्रुएलिटी करी है तो इस केस में भी आप हस्बैंड को मेंटेनेंस देने के लिए बोल सकते हो, इवन दो वाइफ और हस्बैंड साथ में नहीं रह रहे। ओके, इसका डी पार्ट बोलता है कि अगर हस्बैंड एक और वाइफ लेके आ गया तो यहां पे आप वाइफ जो है, उसकी पुरानी वाइफ है, इसको अलग रहने के लिए बोल सकते हो, एंड साथ में आप इसको मेंटेनेंस का जो अमाउंट है वो भी दिलवा सकते हो। ई इसका बोलता है कि अगर हस्बैंड ने एक कॉन्क्यूबाइन रख ली है, यानी कि ऐसी औरत रख ली है उसने घर में हु इज नॉट द वाइफ ऑफ दिस पर्सन, लेकिन वो हस्बैंड के घर में आके रह रही है, यानी कि दूसरी वुमेन जो है ये हस्बैंड के साथ उसके घर में आके रह रही है, इसको आप कॉन्क्यूबाइन बोलते हो। तो इस पर्टिकुलर केस में भी जो उसकी वाइफ है ये सेपरेट रेजिडेंस ले सकती है, अलग जाके रह सकती है, एंड साथ ही मेंटेनेंस का अमाउंट भी हस्बैंड से मांग सकती है। एफ इसका बोलता है कि अगर हस्बैंड जो है इसने हिंदुइज्म को अबंडन कर दिया, यानी ही इज नो लॉन्गर अ हिंदू, इस पर्टिकुलर केस में भी वाइफ इसको छोड़ के जा सकती है, एंड मेंटेनेंस का अमाउंट इससे वो ले सकती है। जी के ऊपर हम आते हैं। जी इज हियर अ रेसिडुअरी क्लॉज, यानी कि ऐसा क्लॉज जहां पे वो सारी सिचुएशन आप कवर करोगे जो आपने ऊपर नहीं करी थी। ओके, इसमें लिखा हुआ है कि अगर और कोई भी जस्ट रीजन है जिसको देख के कोर्ट को लगता है कि हस्बैंड और वाइफ को साथ में नहीं रहना चाहिए लेकिन वाइफ को मेंटेनेंस मिलनी चाहिए, तो इस कॉज के ऊपर भी आप वाइफ को मेंटेनेंस दिलवा सकते हो। ओके, अब जिसका थर्ड क्लॉज है यहां पे गिवन है कि वाइफ का जो मेंटेनेंस का राइट है इसको कोर्ट खत्म भी कर सकती है अगर वाइफ दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाती है। अगर एक हिंदू वाइफ कन्वर्जन कर लेती है अपने रिलीजन में, तो यहां पे इसका जो मेंटेनेंस का राइट है इसको आप इसे वापस ले सकते हो। या फिर ये जो वुमेन है ये अनचेस्ट है, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती है ये, और ये फेथफुल नहीं है अपने हस्बैंड से, तो यहां पे भी जो मेंटेनेंस का राइट है वो आप इस वुमेन से वापस ले सकते हो। ओके, तो ये चीजों के बारे में सेक्शन नंबर 18 हमको बोलता है। अब सेक्शन नंबर 19 के ऊपर हम आते हैं। यहां पे फादर एंड लॉ जो है इनको मेंटेनेंस देने के लिए बोला गया। पीटी के हिसाब से आपको याद रखना है कि फादर एंड लॉ को भी आप मेंटेनेंस देने के लिए बोल सकते हो। ओके, सपोज एक पर्सन ए है, ए का एक सन है बी, ओके, एंड इसकी वाइफ है सी। अब आगे जाके बी की डेथ हो जाती है, तो यहां पे जो ए है, जो बी के फादर है ए, इनको आप बोल सकते हो सी को मेंटेनेंस देने के लिए।
ओके, लेकिन यार तभी बोलोगे जब यहाँ पे जो कंडीशंस गिवन है इनका फुलफिलमेंट होगा। यहाँ पे फादर इन लॉ को मेंटेनेंस देने के लिए तभी बोलोगे जब सी जो है हमारी, सी जो है इनके पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं, यानी कि ना ही जो इनके हस्बैंड है ये इनके लिए कुछ छोड़ के गए हैं, ना ही इनके बच्चे इनको मेंटेन कर पा रहे हैं। इस केस में ही फादर इन लॉ को आप बोलोगे जो उनकी बहू है उनको मेंटेन करने के लिए। ओके, अब क्लॉज 2 में आप देखोगे कि एक और रिस्ट्रिक्शन यहां पे लगा दी गई है। इसमें गिवन है कि फादर इन लॉ को आप जो बहू है इनको मेंटेन करने के लिए तभी बोलोगे जब फादर इन लॉ के पास एक को पार्सनरी प्रॉपर्टी होगी। यानी कि फादर इन लॉ को आप बहू को मेंटेन करने के लिए तभी बोलोगे जब फादर के पास एक को पार्सनरी प्रॉपर्टी है, यानी कि एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है फादर इन लॉ के पास, जिस प्रॉपर्टी में से जो डॉटर इन लॉ है यानी सी जो है हमारी, इनको कोई भी राइट नहीं मिला था। सपोज ए के पास एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, इस प्रॉपर्टी में से जो इनकी बहू सी है इनको कोई भी राइट नहीं मिला है, तो इन दिस केस आप ए को बोल सकते हो कि आप सी को मेंटेन करो। लेकिन फॉर एग्जाम्पल इसी प्रॉपर्टी में से सी को भी एक शेयर मिल जाता, इस प्रॉपर्टी में से अगर सी को भी एक शेयर मिल जाता तो यहां पे ए की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी सी को मेंटेन करने के लिए। ओके, तो ये चीज के बारे में क्लॉज 2 हमको बोलता है। अब सेक्शन नंबर 20 के ऊपर हम आते हैं। यहां पे मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड एजेड पेरेंट्स के बारे में बात हुई है। यहां पे गिवन है कि अगर एक चाइल्ड लेजिटिमेट है या फिर एक चाइल्ड इलेजिटिमेट है, इससे फर्क नहीं पड़ता, आपको इस चाइल्ड को मेंटेन करना पड़ेगा। यानी जब तक ये माइनर है, जब तक ये 18 ईयर से कम का है, तब तक आपको इस चाइल्ड को मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, अब यहां पे एक और चीज गिवन है, यहां पे एक और चीज गिवन है कि अगर सपोज एक अनमैरिड डॉटर है, उसकी शादी नहीं हुई है एंड 18 ईयर से ऊपर की है, तो इस केस में आपको इस अनमैरिड डॉटर को भी मेंटेन करना पड़ेगा जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती एंड जब तक ये खुद को मेंटेन नहीं कर पाती, यानी जब तक खुद कमा नहीं रही है तब तक आपको इस अनमैरिड डॉटर को मेंटेन करना पड़ेगा। एंड यहां पे एजेड पेरेंट्स के बारे में बोला हुआ है कि अगर आपके एजेड पेरेंट्स हैं इनको भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा अगर ये खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो। ओके, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज गिवन है कि यहां पे पेरेंट इंक्लूड्स चाइल्डलेस स्टेप मदर, यानी कि अगर एक स्टेप मदर है जिनका कोई और बच्चा है ही नहीं, तो यहां पे इनको भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, अब सेक्शन नंबर 21 के ऊपर हम आते हैं। यहां पे डिपेंडेंट्स की एक लिस्ट हमको गिवन है, यानी कि कौन से लोगों को आप डिपेंडेंट्स बोलोगे। सपोज एक पर्सन है, इसकी डेथ हो जाती है, अब इसके बाद कौन से पर्सन को ए की प्रॉपर्टी से मेंटेनेंस मिलेगी, इसके बारे में सेक्शन नंबर 21 हमको बोलता है। इसका फर्स्ट बोलता है कि हिज और हर फादर, यानी जो डिसीज्ड पर्सन है, इसकी डेथ हो चुकी है, इसके जो फादर होंगे वो डिपेंडेंट की लिस्ट में आएंगे। सेकेंड यहां पे गिवन है मदर। थर्ड यहां पे गिवन है विडो। सपोज एक मेल पर्सन ए है, अब इनकी डेथ हो जाती है, इसके बाद जो इनकी वाइफ है, जो इनकी विडो है, इनको आप डिपेंडेंट बोलोगे एंड आगे जाके हम देखेंगे कि इनको मेंटेनेंस का अधिकार होगा। ओके, फोर्थ इसका बोलता है कि जो डिसीज्ड है इनके सन, या फिर अगर सन की डेथ हो चुकी है तो इनके ग्रैंडसन, या फिर अगर ग्रैंडसन की भी डेथ हो चुकी है तो इनके ग्रेट ग्रैंडसन। तो यहां पे ये जो लोग हैं इनको भी हम डिपेंडेंट्स बोलेंगे। आपको अभी याद रखना है कि अगर डिसीज पर्सन का जो सन है ये अभी भी जिंदा है, तो इन दिस केस जो का ग्रैंडसन होगा, ग्रैंडसन को हम डिपेंडेंट नहीं बोलेंगे। ग्रैंडसन को हम डिपेंडेंट तभी बोलेंगे जब डिसीज जो है इनके सन की डेथ हो गई है। ओके, एंड एक और चीज हमको याद रखनी है कि ग्रेट ग्रैंडसन और ग्रैंडसन को हम डिपेंडेंट तभी बोलेंगे जब इनको इनके फादर्स की तरफ से कोई भी प्रॉपर्टी नहीं मिली है एंड
वो उनके सर्वाइवल के लिए सफिशिएंट नहीं है। ओके, फिफ्थ इसका बोलता है अनमैरिड डॉटर, यानी सपोज एक पर्सन था, इनकी एक बेटी थी बी, अब बी वॉज अनमैरिड, इनकी शादी नहीं हुई थी। इस केस में बी को भी हम यहाँ पे डिपेंडेंट मान लेंगे ए की रिस्पेक्ट में। ओके, अब सपोज एक पर्सन था एंड इनका एक लड़का था बी। ओके, एंड बी की एक डॉटर थी सी, सी वॉज द डॉटर ऑफ बी। इन दिस केस बी की यहां पे डेथ हो जाती है एंड इसके बाद सी जो है इनके पास कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं। बी सी के लिए कोई भी प्रॉपर्टी छोड़ के नहीं गए हैं। अब इन दिस केस आगे जाके जब ए की डेथ होती है तो हम सी को यहां पे ए का डिपेंडेंट मान लेंगे। अब सी के पास और कोई प्रॉपर्टी नहीं है फॉर सर्वाइवल एंड दैट इज व्हाई इन दिस केस सी विल बी द डिपेंडेंट ऑफ ए। आगे जाके हम देखेंगे कि सी को ए की प्रॉपर्टी में से मेंटेनेंस मिल सकती है। ओके, सिक्स के ऊपर हम आते हैं। यहां पे बोला गया है विडोड डॉटर के बारे में। अब सपोज ए की एक बेटी थी बी एंड बी वॉज मैरिड टू सी। ओके, बी की सी से शादी हो गई थी। अब आगे जाके सी की डेथ हो जाती है। अब आगे जाके ए की भी डेथ हो जाती है एंड जिस टाइम ए की डेथ हुई थी उस टाइम बी के पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं थी फॉर अ सर्वाइवल, यानी ना ही बी का हस्बैंड जो है वो उनके लिए कुछ छोड़ के गया था और ना ही बी के जो फादर इन लॉ हैं वो बी को मेंटेन कर पा रहे थे एंड बी के जो बच्चे हैं वो भी बी को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। तो इन दिस केस बी विल बी द डिपेंडेंट ऑफ ए। जब ए की डेथ होगी तब हम मान लेंगे दैट बी विल ऑल्सो बी अ डिपेंडेंट ऑफ ए। ओके, अब सेवेंथ के ऊपर हम आते हैं। यहां पे विडो के बारे में बात करी गई है। यहां पे गिवन है सपोज ए का एक लड़का था बी। ओके, एंड इनकी शादी हो गई थी सी से। अब आगे जाके बी की डेथ हो जाती है, बी के आगे जाके डेथ हो जाती है तो यहां पे मान लेंगे दैट सी इज नाउ विडो ऑफ बी। अब यहां पे सी के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, बी कोई भी प्रॉपर्टी छोड़ के नहीं गया था फॉर सी, तो यहां पे बोला हुआ है दैट सी विल बी द डिपेंडेंट ऑफ ए। लेकिन ये तभी तक होगा जब तक सी रीमैरिज नहीं करेगी। अगर आगे जाके सी दोबारा से शादी कर लेती है तो उनको ए की प्रॉपर्टी में से कोई भी मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। ओके, एंड सेम जो रूल है वो तभी भी अप्लाई करेगा जब फॉर एग्जाम्पल ए का एक सन था बी जिनका सन था सी एंड सी ने डी से शादी करी थी। अब बी और सी दोनों की डेथ हो जाती है। अब आगे जाके डी के पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं थी जिससे वो अपना सर्वाइवल कर सके। यहां पर आगे जाके जब ए की डेथ हो जाएगी देन वी कैन से दैट डी इज द डिपेंडेंट ऑफ ए। ओके, तो ये रूल्स हमको यहां पे याद रखने हैं कि हम डिपेंडेंट किसको बोलेंगे। अब जिसका एट्थ पार्ट बोलता है इसमें लिखा हुआ है कि माइनर इलेजिटिमेट सन जो है ये भी डिपेंडेंट माने जाएंगे, लेकिन जब तक ये माइनर हैं तब तक इलेजिटिमेट सन को भी आप डिपेंडेंट मानोगे। एंड नाइन्थ इसका बोलता है कि अगर इलेजिटिमेट डॉटर है आपकी तो तब तक वो आपकी डिपेंडेंट मानी जाएगी जब तक शी इज अनमैरिड। यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक 30 इयर्स की इलेजिटिमेट डॉटर है, इनको भी आप डिपेंडेंट मान लोगे बिकॉज शी इज अनमैरिड। लेकिन फॉर एग्जाम्पल एक 30 इयर्स का आपका इलेजिटिमेट सन है तो इनको आप यहां पे डिपेंडेंट नहीं मानोगे बिकॉज ये तभी तक डिपेंडेंट माने जाएंगे जब तक ये माइनर है। ओके, तो ये रूल्स हमको यहां पे याद रखना है। अब सेक्शन नंबर 22 के ऊपर हम आते हैं। यहां पे गिवन है कि जो भी डिपेंडेंट्स हैं इनको मेंटेनेंस का अधिकार होगा डिसीज पर्सन के एस्टेट में से। सपोज एक पर्सन था, इसकी डेथ हो जाती है
अब इसकी जो प्रॉपर्टी थी, एक जो प्रॉपर्टी थी, इस प्रॉपर्टी में से जो भी ए के डिपेंडेंट्स थे, हमने ऊपर लिस्ट पढ़ी है, इन लिस्ट में से जो भी ए के डिपेंडेंट्स थे उनको यहाँ पे मेंटेनेंस का अधिकार होगा। यहां पे एक और चीज गिवन है कि अगर एक डिपेंडेंट को कोई भी प्रॉपर्टी का शेयर नहीं मिला था, सपोज ए ने विल बनाई थी, जिस विल में से उसने सारी की सारी प्रॉपर्टी बी को दे दी, बी इज द सन ऑफ ए। अब यहां पे ए की वाइफ भी थी, यहां पे ए की डॉटर भी थी, उनको प्रॉपर्टी नहीं मिली, लेकिन हमने पढ़ा था ऊपर कि वो ए के डिपेंडेंट होंगे, द वाइफ एंड द डॉटर विल बी डिपेंडेंट ऑफ ए। तो यहां पे गिवन है कि बी की यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि वो डॉटर और वाइफ को मेंटेनेंस देगा, इवन दो सारी की सारी प्रॉपर्टी का शेयर बी के पास है, बट स्टिल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी दैट जो भी ए के डिपेंडेंट्स हैं उनको यहां पे मेंटेनेंस मिलेगी। ये हमारा क्लॉज 2 बोलता है। थर्ड इसका बोलता है कि फॉर एग्जाम्पल ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी और सी के बीच में डिवाइड कर दी। बी और सी ए के 2 लड़के थे, तो यहां पे 50-50% दोनों को प्रॉपर्टी मिल गई है, एंड ए ने अपने वाइफ के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। सपोज डी इज द वाइफ ऑफ ए एंड डी के लिए ए ने कुछ भी नहीं छोड़ा, तो यहां पे हमको पता है कि डी को मेंटेनेंस का अधिकार होगा बिकॉज डी इज द डिपेंडेंट ऑफ ए। लेकिन डी को किस शेयर में प्रॉपर्टी मिलेगी? यहां पे गिवन है कि बी और सी को 50-50% शेयर मिला है प्रॉपर्टी में, तो जो डी को मेंटेनेंस मिलेगी वो भी बी और सी 50-50% मिला के देंगे। तो जिस शेयर में बी और सी को प्रॉपर्टी मिली है उसी शेयर के अकॉर्डिंग डी को वो मेंटेनेंस भी देंगे। सपोज बी को यहाँ पे 40% प्रॉपर्टी मिलती एंड सी को यहाँ पे 60% प्रॉपर्टी मिलती, तो जो डी को मेंटेनेंस का अमाउंट मिलता वो भी बी और सी की तरफ से 40 और 60 का जो रेशियो था उसके अकॉर्डिंग ही मिलता। ओके, तो ये हमको क्लॉज 3 बोलता है। तो हमको सेक्शन में यही चीज समझनी है, पीटी के हिसाब से सेक्शन नंबर 22 में यही चीज इंपॉर्टेंट है। ओके, अब सेक्शन नंबर 23 के ऊपर हम आते हैं। यहां पे गिवन है कि अगर आपको मेंटेनेंस का अमाउंट कैलकुलेट करना है, यानी कि जो डिपेंडेंट्स हैं उनकी मेंटेनेंस, या फिर जो पेरेंट्स हैं या चिल्ड्रन है या वाइफ है उनकी मेंटेनेंस अगर आपको कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे कुछ ग्राउंड्स गिवन है, जिन ग्राउंड्स को आप देखोगे व्हाइल कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस। तो आपको ये ग्राउंड्स एक बार इन पे नजर मारनी है, एज सच एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जो क्लेमेंट है, सपोज वाइफ मेंटेनेंस मांग रही है, तो वाइफ की पोजीशन क्या है लाइफ में, वो कितना पैसा कमा रही है, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उसके रीजनेबल वांट्स क्या हैं, ये सारी चीजें आप पहले अकाउंट में लोगे एंड उसके बाद ही आप मेंटेनेंस का अमाउंट फिक्स करोगे। तो यहाँ पे कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होगी कि कितना मेंटेनेंस का अमाउंट कोर्ट अवॉर्ड करेगी। ओके, अब सेक्शन नंबर 24 के ऊपर हम आते हैं। इसमें गिवन है कि अगर कोई भी पर्सन हिंदुइज्म से कन्वर्ट हो जाता है तो उसको इस एक्ट के अंदर मेंटेनेंस का अमाउंट नहीं मिलेगा। तो यहां पे यही चीज हमको याद रखनी है दैट इफ यू वांट मेंटेनेंस अंडर हामा, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, तो आपको हिंदू होना पड़ेगा। ओके, अब सेक्शन नंबर 25 के ऊपर हम आते हैं। यहां पे गिवन है कि जो मेंटेनेंस का अमाउंट है सो कोर्ट जो है आगे जाके ऑल्टर भी कर सकती है, यानी मेंटेनेंस का अमाउंट को कोर्ट आगे जाके चेंज भी कर सकती है। अगर सर्कमस्टांसेस चेंज होंगे तो मेंटेनेंस का अमाउंट भी चेंज हो सकता है। ओके, अब सेक्शन नंबर 26 के ऊपर हम आते हैं। यहां पे बोला हुआ है कि डेट्स को आप हमेशा प्रायोरिटी दोगे। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज एक प्रॉपर्टी थी जिसकी वैल्यू थी 2 करोड़ रुपीस। ए के पास एक प्रॉपर्टी थी जिसकी वैल्यू 2 करोड़ रुपए की थी। अब यहां पे ए ने के से 1 करोड़ रुपए का लोन लिया था। 1 करोड़ रुपीस का के से उसने लोन लिया था। अब यहां पे ए की डेथ हो जाती है,
एक यहाँ पे डेथ हो जाती है एंड यहाँ पे बी और सी जो है ये ए के दो बच्चे थे, इनके नाम ए ने अपनी सारी प्रॉपर्टी कर दी है। अब यहाँ पे ए की एक वाइफ भी थी जिनका नाम था डब्ल्यू। अब डब्ल्यू को कुछ भी नहीं मिला, डब्ल्यू को ए ने कोई भी प्रॉपर्टी नहीं दी है, तो हमको पता है दैट डब्ल्यू विल बी अ डिपेंडेंट एंड डब्ल्यू को हम मेंटेनेंस का राइट देंगे, यानी बी और सी की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि डब्ल्यू को वो मेंटेन करे। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले तो जो के 1 करोड़ रुपए हैं ये ए को वापस मिलेंगे। ये हमारा सेक्शन नंबर 26 बोलता है कि सबसे पहले आप डेट को प्रायोरिटी दोगे एंड डेट आप चुकाओगे एंड बाकी जो भी पैसा बचेगा इस पैसे से आप मेंटेनेंस का राइट डब्ल्यू को दोगे। तो सबसे पहले डेट का अधिकार होगा एंड उसके बाद मेंटेनेंस का राइट आएगा। ओके, तो ये चीज हमको सेक्शन नंबर 26 बोलता है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 27 के ऊपर। यहां पे गिवन है मेंटेनेंस एज अ चार्ज, यानी कि फॉर एग्जांपल ए ने अपने विल में लिखा था कि मेरी सारी की सारी प्रॉपर्टी मैं बी और सी के नाम पे कर दूंगा, मेरी सारी प्रॉपर्टी मैं बी और सी के नाम पे कर दूंगा, लेकिन जो मेरा घर कानपुर में है, जो मेरा कानपुर में घर है, इस कानपुर के घर से एक मेंटेनेंस का राइट पर मंथ डब्ल्यू को मिलेगा। सपोज कानपुर की जो घर है उसका वहां पे 50,000 रुपीज का रेंट आता था, तो ए अपने बिल पे लिख के गए कि जो 50,000 का रेंट यहां से आएगा वो सारा डब्ल्यू को मिलेगा फॉर हर मेंटेनेंस। एंड जब यहाँ पे डब्ल्यू की डेथ हो जाएगी तो ये प्रॉपर्टी भी बी और सी के नाम मैं कर दूंगा। तो यहाँ पे वी कैन से कि डब्ल्यू के नाम पे एक चार्ज बना दिया गया है कानपुर वाली प्रॉपर्टी में, तो यहाँ पे इस चार्ज को आप एनफोर्स कर सकते हो एंड पर मंथ कानपुर वाली प्रॉपर्टी से आप डब्ल्यू को एक अमाउंट दोगे। ओके, लेकिन यहाँ पे सेक्शन नंबर 27 में लिखा हुआ है कि जो चार्ज है ये तभी बनेगा जब ए ने अपनी विल में इसके बारे में कोई जिक्र किया था, या फिर कोर्ट ने बोला है कि कानपुर वाली प्रॉपर्टी में से डब्ल्यू को मेंटेनेंस मिलेगी, या फिर बी और सी ने आपस में एग्रीमेंट की है कि जो कानपुर वाली प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी में से हम डब्ल्यू को मेंटेनेंस का अमाउंट पर मंथ देंगे। तो यहाँ पे 3 कंडीशन से ही ये चार्ज बन सकता है, या तो ए ने अपने विल में लिखा था, या फिर कोर्ट ने बोला है कि इस प्रॉपर्टी में से डब्ल्यू को मेंटेनेंस का अमाउंट मिलेगा, या फिर बी और सी ने आपस में एग्रीमेंट की है दैट इस प्रॉपर्टी में से हम डब्ल्यू को मेंटेनेंस का अमाउंट देंगे। तो इन 3 कंडीशन से ही आप एक प्रॉपर्टी में चार्ज बना सकते हो फॉर मेंटेनेंस। ये हमारा सेक्शन नंबर 27 बोलता है। अब हम आते सेक्शन नंबर 28 के ऊपर, इसको भी हम एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल ए ने अपनी विल में लिखा था कि जो कानपुर वाली प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी में से डब्ल्यू को मेंटेनेंस मिलेगी। अब आगे जाके जो कानपुर वाली प्रॉपर्टी है इसको बी और सी ने मिलके एफ को बेच दिए एंड एफ को पता ही नहीं था कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज लगा हुआ है। एफ को कोई जानकारी नहीं थी कि इस प्रॉपर्टी में से डब्ल्यू को मेंटेनेंस जानी है। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 28 बोलता है कि अब एफ का कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं बनेगी डब्ल्यू को मेंटेनेंस देने के लिए। यहाँ पे प्रॉपर्टी में से अब डब्ल्यू को कोई मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल एफ को पता था कि इस प्रॉपर्टी में से डब्ल्यू को मेंटेनेंस का अमाउंट मिलता है, तो यहाँ पे अगर स्टिल एफ प्रॉपर्टी खरीद लेता है तो उसको डब्ल्यू को मेंटेनेंस का अमाउंट देना पड़ेगा। ओके, तो यही चीज हमको सेक्शन नंबर 28 बोलता है। ओके, अब सेक्शन नंबर 29 जो है हमारा ये रिपील हो चुका है एंड ऑब्वियसली हमको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब सेक्शन नंबर 30 हमको बोलता है कि अगर इस एक्ट के आने से पहले कोई भी एडॉप्शन हुआ था उस एडॉप्शन को आप वॉइड डिक्लेयर नहीं करोगे, वो एडॉप्शन वैलिड रहेगा इवन दो वो इस एक्ट के रूल्स के खिलाफ है, बिकॉज अब तो एक्ट आया ही नहीं था एंड तब जो भी एडॉप्शन हुआ था वो वैलिड माना जाएगा। ओके, तो इसी के साथ हमारा हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट खत्म होता है। ओके,
थैंक यू सो मच।